सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए जितनी रिक्रूटमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होती है उसमें द मोस्ट पॉपुलर एग्जामिनेशन अगर कोई है तो वो है CGL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो कंडक्ट करती है। उनकी वेबसाइट है ssc.nic.in। इस पर इस एग्जामिनेशन की एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होती है। वैसे इस वेबसाइट पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो साल भर में जितनी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट करने जा रहा है, अप्रॉक्सीमेटली कुछ 13 अलग अलग किस्म की एग्जामिनेशंस ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो साल भर में कंडक्ट करते हैं। उसकी डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन, ये जानकारी कैलेंडर फॉर्म में उस पर अवेलेबल है। तो जो भी कैंडिडेट्स गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अलग अलग बोर्ड्स उसके लिए है, उसमें से एक है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो उसकी वेबसाइट पे जाके ssc.nic.in पे जाके उनकी जितनी एग्ज़ाम होने वाली है तो उनका जो कैलेंडर दिया हुआ है वो चेक कर सकते हैं। तो एडवांस में आप अपनी प्लानिंग करके जो एग्जामिनेशन आप देना चाहें वो दे सकते हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ CGL एग्जामिनेशन की, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। मैंने कहा कि ये द मोस्ट पॉपुलर एग्जामिनेशन है, तो वजह भी कैसे उसके लिए वैसे ही कुछ खास है कि ये जो एग्जामिनेशन है वो सरकार के अलग अलग विभागों में जो 36 डिफरेंट कैटेगरीज की पोस्ट है ग्रेजुएट लेवल के लिए, तो उसके लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है। उस 36 पोस्ट में से कुछ पोस्ट ऐसे हैं जैसे कि ऑफिसर्स या इंस्पेक्टर्स इन कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, CBI, ED, NCB, NIA। ऐसे कुछ खास विभाग है जिसमें आपको पोजीशन, पावर, प्रेस्टीज, सोशल स्टेटस वगैरह मिल जाता है। अच्छे खासे प्रमोशन है, अच्छी खासी सैलरी या तनख्वाह है। तो इस एग्जामिनेशन का क्रेज स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा हद तक दिखाई देता है। तो इस एग्जामिनेशन की कुछ जानकारी इस तरह से, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन या CGL एग्जामिनेशन के लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। 2023 में स्टाफ सिलेक्शन ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट की थी CGL एग्जामिनेशन, उसमें कुछ 36 अलग अलग पोस्ट या कैटेगरीज के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट की गई थी। उसमें से 32 पोस्ट के लिए सिंपल ग्रेजुएशन उन्होंने पूछा था, मतलब आपके पास कोई डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, BA, BCom, BSc, मेडिकल इंजीनियरिंग, ऐसे किसी भी स्ट्रीम से एक डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो भी एक फ्यूचर डेट वो देते हैं, उस डेट पे आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका मतलब है कि अभी जो अपेयरिंग ग्रेजुएट्स है, जो फाइनल ईयर में, लास्ट सेमेस्टर में, वो भी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर जो स्पेसिफिक डेट उन्होंने मेंशन किए उस डेट पर उनके पास रिजल्ट आ जाएगा या डिग्री सर्टिफिकेट आ जाएगा, तो वो भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैंने कहा कि 36 पोस्ट के लिए सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। एक पोस्ट है जो जूनियर अकाउंट ऑफिसर एंड जूनियर ऑडिट ऑफिसर, तो ये ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट है। इसके लिए उन्होंने किसी भी स्ट्रीम से डिग्री, ये क्वालिफिकेशन पूछा, मतलब BA, BCom, BSc, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ऐसे कोई भी डिग्री चलेगी, लेकिन उसके साथ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जैसे कि CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS कंपनी सेक्रेटरी, MCom या MBA इन फाइनेंस, ऐसे किस्म का कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन पूछा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये डिज़ायरेबल है, मतलब अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है एडिशनल तो ठीक है, नहीं है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट है जूनियर रिसर्च असिस्टेंट। तो उस ये पोस्ट जो होती है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसमें पोस्ट होती है, तो उसके लिए किसी भी स्ट्रीम से डिग्री सर्टिफिकेट, BA, BCom, BSc, इंजीनियरिंग, मेडिकल, और उसके साथ आपके पास अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन राइट्स फील्ड में, किसी इंस्टीट्यूट में अगर आपने 1 साल का काम किया, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो डिज़ायरेबल है। अगर वो नहीं है तो लॉ की डिग्री है तो वो डिज़ायरेबल है। लेकिन ये दोनों क्वालिफिकेशन डिज़ायरेबल है, ये नहीं भी है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 32 प्लस ये दो हो गए 34। अभी दो पोस्ट है, उसमें जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एक पोस्ट है, उसमें एक कंपलसरी क्वालिफिकेशन चाहिए डिग्री के साथ। तो डिग्री आप किसी भी स्ट्रीम में से होगी तो चल जाएगा, जैसे BA, BCom, BSc, इंजीनियरिंग, मेडिकल वगैरह। उसके साथ एक कंपलसरी क्वालिफिकेशन में आपके पास या तो 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपने लिया होना चाहिए, उसमें कम से कम 60% मार्क्स चाहिए। अगर वो नहीं है तो ग्रेजुएशन के किसी भी साल में, 1 साल में कम से कम आपके पास स्टैटिस्टिक्स पेपर, 6 पेपर होते हैं, उसमें से एक पेपर आपने स्टैटिस्टिक्स का लिया होना चाहिए। तो या तो 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स विद 60%, या फिर जो डिग्री का आपने जो 3 साल का कोर्स किया तो 3 साल के जो डिग्री के इसमें से किसी भी 1 साल के लिए आपने स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। और एक पोस्ट है कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। इस पोस्ट के लिए किसी भी स्ट्रीम से आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके साथ
जो डिग्री आपने ली है, बीए बीकॉम मेडिकल इंजीनियरिंग कोई भी हो, तो उसके हर ईयर में मतलब करीबन 6 सेमेस्टर होते हैं, तो हर सेमेस्टर में आपने स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई एडिशनल कुछ 4 पोस्ट, मतलब 32 पोस्ट के लिए सिंपल ग्रेजुएशन, 2 पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन के साथ कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन पूछा है, और इस 2 पोस्ट के लिए जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, उसके लिए कुछ कंपलसरी क्वालिफिकेशन उन्होंने पूछा है। मतलब एक जनरल ग्रेजुएट लगभग 90% तक ये एग्जाम दे सकता है, सिर्फ 4 पोस्ट के लिए कुछ ये डिजायरेबल और कंपलसरी क्वालिफिकेशन। माइन ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन या सीजीएल एग्जामिनेशन की अलग अलग पोस्ट के लिए एज लिमिट क्या दिया हुआ है। तो इस एग्जामिनेशन में 3 अलग अलग किस्म की पोस्ट है। एक तो ग्रुप सी पोस्ट है, उसके बाद ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट है, एंड ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट है। सबसे पहले ग्रुप सी पोस्ट, उसमें ऑडिटर, अकाउंटेंट, यूडीसी, टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी या सीबीआईसी जो बोर्ड्स होते हैं, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, सेक्रेटरीट असिस्टेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ऐसे कुछ पोस्ट ग्रुप सी कैटेगरी के लिए दिए। तो ग्रुप सी कैटेगरी के लिए जो जनरल कैंडिडेट्स है, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स है, उनके लिए जो एज लिमिट है वो 18 to 27 ईयर्स है। फिर ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट है। तो ग्रुप बी नॉन गैजेटेड में बहुत सारी पोस्ट आती है, तो उसमें एज लिमिट 2 कैटेगरी में दिया है, या तो 18 to 30 ईयर्स चाहिए या 20 to 30 ईयर्स चाहिए, मतलब मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स तक लिया है जनरल कैटेगरी के लिए। फिर तीसरी कैटेगरी है कि ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट, उस पर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर एंड असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर आते हैं, तो उसके लिए जो एज लिमिट दिया है वो 18 to 30 ईयर्स दिया है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। और एक पोस्ट है दिस वन जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, उसके लिए जो एज लिमिट दिया है वो 18 to 32 ईयर्स है जनरल कैटेगरी के लिए। मतलब ग्रुप सी पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 27 ईयर्स, फिर ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए 30 ईयर्स, ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट के लिए भी मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स फॉर जनरल कैंडिडेट, एंड जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए मैक्सिमम एज लिमिट दिया है 32 ईयर्स। ये सारा एज लिमिट मैंने आपको जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बताया। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल ग्रुप सी, जो ग्रुप सी पोस्ट है उसके लिए 18 to 27 है, तो ओबीसी कैंडिडेट 30 ईयर्स मैक्सिमम एग्जाम दे सकते हैं। तो ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स कुछ होते हैं, मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज ऐसे कुछ मेंशन किया है, या फिर अपंग व्यक्ति आप जिनको कह सकते हैं। तो अगर जनरल कैटेगरी के लिए तो उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 13 साल का एज रिलैक्सेशन है, और एससी एसटी के लिए कुछ 15 साल का एज रिलैक्सेशन है। कोई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलर एम्प्लॉई है जिसकी 3 साल की सर्विस पूरी हो चुकी है, तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए भी इस एग्जाम के लिए एज रिलैक्सेशन दिया है। अगर वो जनरल या ओबीसी कैंडिडेट है तो 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकता है, अगर वो एससी एसटी है तो वो 45 ईयर्स तक अप्लाई कर सकता है। कुछ एज रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को उसके लिए भी दिया हुआ है, मतलब जिन्होंने आर्मी नेवी एयरफोर्स में रेगुलर सर्विस पूरी की है तो उनके लिए भी कुछ एज रिलैक्सेशन है। कुछ एज रिलैक्सेशन विमेन सेक्शन में से अगर कोई विडो, डिवोर्स या जुडिशियली सेपरेटेड एंड नॉट रीमैरिड ये कैटेगरीज में आते हैं, तो उनके लिए जनरल और ओबीसी ऐसी कोई महिला है तो उनके लिए 35 ईयर्स तक एज लिमिट है, और अगर कोई एससी एसटी महिला है तो वो 40 ईयर्स तक इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन उन्होंने दी है कि जिनको एज रिलैक्सेशन 3 कैटेगरी में मिला है, जैसे कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, और वो एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहा है, कोई एक्स सर्विसमैन है और वो एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहा है, और महिला सेक्शन में से जो विडोज, डिवोर्सी या जुडिशियली सेपरेटेड ऐसे कोई महिला है, तो उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन दिया है वो सिर्फ सी कैटेगरी के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सी कैटेगरी के पोस्ट मतलब ऑडिटर, अकाउंटेंट, यूडीसी वगैरह ऐसी जो पोस्ट दी है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो ग्रुप बी और ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन या सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए परीक्षा शुल्क मतलब एग्जामिनेशन फीस कितनी होती है। तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, इन 2 कैटेगरीज के लिए बॉयज सेक्शन है उनके लिए 100 रुपीज़ फीस है। जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के जो बॉयज सेक्शन है उनके लिए 100 रुपीज़ फीस है। बाकी सारी कैटेगरीज इस फीस से एग्जेम्प्टेड है, जैसे लड़कियां या गर्ल्स किसी भी सेक्शन से हो, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, उनके लिए कोई फीस नहीं है। फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स है उनके लिए भी इस एग्ज़ाम के लिए कोई फीस नहीं है। जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए भी इस एग्जामिनेशन के लिए कोई फीस नहीं है। तो एग्जामिनेशन फीस या जो परीक्षा का शुल्क है
वो सिर्फ जनरल एंड ओबीसी कैटेगरीज के जो बॉयज़ है उनके लिए 100 रुपीज़ है। एप्लीकेशन करते वक्त आपको समझ में आ जाता है कि आपसे कोई गलती हो गई, कोई गलत इन्फॉर्मेशन अगर आपने एप्लीकेशन में भर दी है, तो एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट होती है उसके बाद 2 या 3 दिन तक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फिर से उस एप्लीकेशन की विंडो ओपन कर देता है। वैसी सूचना वो उनकी वेबसाइट पे दे देते हैं, जो आप एडवर्टाइजमेंट आती है उस पे वो सूचना मिलती है। तो अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो आप इसमें 2 दिन में या 3 दिन का जो समय रहता है उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन पहले करेक्शन के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपसे 200 रुपया चार्ज करेगा, 200 रुपीज़। आप किसी भी कैटेगरी के हो, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, तो 200 रुपीज़ चार्ज करेंगे और ये नॉन रिफंडेबल है। फिर भी आपको कुछ लगता है कि और कोई गलती रह गई, तो सेकंड टाइम अगर आप कोई करेक्शन करते हैं तो आपसे 500 रुपीज़ चार्ज लिया जाएगा। किसी भी कैटेगरी के हो आप, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, वो भी नॉन रिफंडेबल है। एग्जामिनेशन होने के बाद वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक रिजल्ट पब्लिश कर देता है। आपने जो भी आपकी जो भी आंसर की है, जो आपने क्वेश्चंस और आंसर्स लिखे हैं, वो हर एक कैंडिडेट के क्वेश्चन आंसर्स वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाते हैं। तब आपको और एक बार अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर आपको लगता है कि आपका आंसर सही है लेकिन स्टाफ सिलेक्शन ने वो गलत कर दिया है, तो आप हर क्वेश्चन के लिए रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो हर रिप्रेजेंटेशन के लिए, मतलब हर क्वेश्चन के पीछे स्टाफ सिलेक्शन आपसे 100 रुपीज़ चार्ज करेगा, वो भी नॉन रिफंडेबल। मान लो आपको लगता है कि आपके 5 आंसर सही है लेकिन स्टाफ सिलेक्शन ने उसको गलत कर दिया है, तो आप हर क्वेश्चन के लिए 100 रुपीज़, मतलब 5 क्वेश्चन के लिए 500 रुपीज़ आपको भरने पड़ेंगे, वो भी नॉन रिफंडेबल। अगर आपकी जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो सही पाया जाता है तो आपके मेरिट में वैसे करेक्शन हो जाएगा, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है परीक्षा शुल्क के बारे में। तो सिर्फ जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है। जब आपको करेक्शन करना है तो 200 रुपीज़ फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट एंड 500 रुपीज़ फॉर सेकेंड अटेम्प्ट, नॉन रिफंडेबल। और जब रिजल्ट लगता है तो रिजल्ट में अगर आपको किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना है तो हर क्वेश्चन के पीछे आपको 100 रुपीज़ जो है वो भरने पड़ेंगे, वो भी नॉन रिफंडेबल है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन या सीजीएल एग्जामिनेशन का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो कैसे होता है? तो ये एग्जामिनेशन 2 लेयर्स या 2 टायर में कंडक्ट हो जाती है। पहला प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड सेकंड मेंस एग्जामिनेशन। तो जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसमें 4 टॉपिक रहेंगे। वही 4 टॉपिक आपको मेंस एग्जामिनेशन, मतलब टायर 2 में भी वही 4 टॉपिक होंगे, सिर्फ लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट या टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो ये 4 टॉपिक कौन से हैं? तो ये जो भी 4 टॉपिक्स है वो स्टैंडर्ड उसका जो है वो मैट्रिकुलेशन लेवल पे डिपेंड होता है। मतलब जूनियर केजी टू 10th लेवल का जो सिलेबस है उस पर आधारित ये 4 टॉपिक है। प्लस आपको करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट न्यूज़, अवार्ड रिवॉर्ड्स वगैरह टॉपिक थोड़े से करने पड़ेंगे। मतलब इस जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है उसका आपके डिग्री लेवल के एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। जो भी सवाल आएंगे वो जूनियर केजी टू 10 बेसिस पे आएंगे, प्लस थोड़े से करंट अफेयर्स वगैरह के सवाल पूछे जाएंगे। हाँ, इसमें से जो 2 पोस्ट है, जो जूनियर अकाउंट ऑफिसर एंड ये जूनियर ऑडिट ऑफिसर एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर एंड जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, तो ये जो 2-2 पोस्ट, मतलब 4 पोस्ट जो है उसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड पेपर है वो पूछा जाएगा, जो मैट्रिकुलेशन लेवल से कुछ ऊपर है, मतलब जो उनका डिग्री लेवल का सिलेबस है उसके लिए। बाकी 36 में से 32 पोस्ट के लिए जो नॉर्मल मैट्रिकुलेशन लेवल का सिलेबस है वही पूछा जाएगा। तो टायर 1 के लिए कौन से, मतलब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए कौन से 4 टॉपिक है? तो इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब जूनियर केजी टू 10 स्टैंडर्ड में जो आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ा है वो उसके ऊपर जो आपको सवाल पूछे जाएंगे। फिर मैथमेटिक्स या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसको कह सकते हैं, वही जूनियर केजी टू 10th मैट्रिकुलेशन लेवल तक का जो आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है उसके ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। 11-12 के मैथमेटिक्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। तीसरा जनरल अवेयरनेस, मतलब जूनियर केजी टू 10 स्टैंडर्ड तक आपने जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह जैसे टॉपिक पढ़े, तो उस लेवल के ऊपर क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे, प्लस करंट अफेयर्स वगैरह के क्वेश्चन। एंड चौथा पेपर होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब पजल्स पूछे जाते हैं कुछ। जैसे किसी ने 4 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड की अगर स्कॉलरशिप टेस्ट दी रहेगी तो उसमें कुछ पजल्स आते हैं जिसको बुद्धिमत्ता चाशनी भी कहते हैं, तो उस बेसिस के ऊपर कुछ सवाल पूछे जाएंगे। तो 4 टॉपिक है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश ग्रामर, तीसरा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और फोर्थ पेपर इज जनरल अवेयरनेस। हर टॉपिक के लिए 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर राइट आंसर के लिए आपको 2 मार्क मिलेंगे, लेकिन हर रॉन्ग आंसर के लिए आपका 0.5, मतलब आधा मार्क कट या लेस हो जाएगा। और ये 100 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो 60 मिनट्स या 1 आवर दिया हुआ है। कोई फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो उसको 20 मिनट ज़्यादा मिलते हैं, तो उसका 80 मिनट्स का पेपर हो जाएगा। बाकी नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए ये 60 मिनट्स का पेपर है। तो 200 मार्क्स मैक्सिमम इसके लिए है। उसमें से जो आपकी मेरिट होगी, जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसके
मेरिट के आधार के ऊपर आपको टायर 2 के लिए जो है हॉल टिकट या जो एडमिट कार्ड है वो भेजा जाएगा। अभी ये जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइंग नेचर की है। वैसे हर टॉपिक के लिए भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड सेट किया रहता है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको मिलने ही चाहिए। उसके बाद उसके एक मेरिट लेवल चेक करेंगे, जिसकी वजह से आपको टायर 2 के लिए जो एडमिट कार्ड है वो भेजा जाएगा। इस एग्ज़ाम का जो भी स्कोर है वो फाइनल मेरिट के लिए कंसीडर नहीं होगा। इसका स्कोर सिर्फ आपको टायर 2 मतलब जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें भेजने के लिए ही जो कंसीडर किया जाएगा। बाकी इसका मेरिट मार्क जो रहेंगे फाइनल एग्जाम के जो सिलेक्शन मार्क्स है उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी मेन जो सेकंड एग्जाम होती है मतलब जिसको टायर 2 एग्जामिनेशन आप कह सकते हैं, उसमें भी ये 4 टॉपिक रहेंगे, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके। उसमें से सेशन 1 सेशन 2 कंडक्ट हो जाएंगे। पहले सेशन में मैथमेटिक्स एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये 2 पेपर होंगे। हर पेपर में 30-30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30-30 क्वेश्चन। हर राइट आंसर के लिए आपको 3 मार्क मिलेंगे, लेकिन हर रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1 मार्क लेस हो जाएगा, 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। सेकंड सेशन में आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस, ये 2 टॉपिक रहेंगे। अभी इंग्लिश लैंग्वेज के 45 क्वेश्चन और जो जनरल अवेयरनेस है उसके 25 क्वेश्चन। उसमें हर राइट आंसर को आपको 3 मार्क मिलेंगे, लेकिन हर रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1 मार्क लेस हो जाएगा। तो सेशन 1 में आपके टोटल 60 क्वेश्चन है और टाइम लिमिट आपका 1 आवर है। जो हैंडीकैप स्टूडेंट्स है उनको 20 मिनट ज़्यादा मिलेंगे। सेशन 2 में आपके 70 क्वेश्चन है, 45 + 25 70 क्वेश्चन है, लेकिन टाइम लिमिट 1 आवर ही है और जो हैंडीकैप कैंडिडेट रहेंगे उसके लिए 20 मिनट ज़्यादा मतलब 80 मिनट्स। तो टोटल क्वेश्चन देखो तो 60 + 70 130 क्वेश्चन और हर राइट आंसर के लिए 3 मार्क, तो 130 × 3 तो 390 मार्क्स की ये एग्जाम हो जाएगी। तो 390 ये मैक्सिमम मार्क है, इसमें से जो भी आपका स्कोर रहेगा उसके ऊपर आपकी मेरिट रैंकिंग तय हो जाएगी। तो ये जो सेशन 2 के जो 4 पेपर है वो आउट ऑफ 36 जो 32 पोस्ट के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन किया है उनके लिए बस इतने ही टॉपिक है। लेकिन 4 पोस्ट उसमें से ऐसे जैसे असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर या फिर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, इस पोस्ट के लिए 2 पेपर और रखे हैं। मतलब जो कैंडिडेट ये 4 में से किसी पोस्ट के लिए जाते हैं तो उनके लिए 2 पेपर और रखे हैं। 2 मतलब जैसे जूनियर अकाउंट ऑफिसर, जूनियर ऑडिट ऑफिसर के लिए किसी ने प्रेफरेंस दिया है तो उनको जनरल स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस रिलेटेड कुछ 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन के लिए उनको 2 मार्क रहेंगे, हर राइट आंसर के लिए उसको 2 मार्क रहेंगे। और नेगेटिव मार्किंग भी सिस्टम है, उसमें 0.5 मार्क्स अगर रॉन्ग आंसर आता है तो माइनस हो जाएंगे। इसके लिए जो टाइम लिमिट दिया है वो 2 आवर्स का है। तो जो लोग असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर एंड असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इस पोस्ट के लिए जिन्होंने प्रेफरेंस दिया है, जो ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट है जिसकी तनख्वाह सबसे ज़्यादा है, तो उनके लिए वो पहले वाले 390 मार्क्स के साथ ये 200 मार्क्स की भी एग्ज़ाम उनको देनी होगी। बाकी लोग को जिन्होंने प्रेफरेंस दिया ही नहीं तो वो इसमें अपीयर नहीं हो सकते, लेकिन जिन्होंने इसका प्रेफरेंस दिया उसको 390 मार्क्स और ये 200 मार्क्स दोनों देने। फिर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, ये पोस्ट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनको स्टैटिस्टिक्स का पेपर आएगा 100 क्वेश्चंस और हर राइट आंसर के लिए उनको 2 मार्क मिलेंगे, हर रॉन्ग आंसर के लिए उनका 0.5 मतलब आधा मार्क कट हो जाएगा। तो उस हिसाब से जो 390 मार्क्स पहले वाले और ये स्टैटिस्टिक्स के 200 मार्क, तो उसके ऊपर उनकी मेरिट लगेगी। अभी इसके लिए भी टाइम लिमिट जो दिया है वो 2 घंटे का दिया है और जो हैंडीकैप कैंडिडेट्स है तो उनके लिए 40 मिनट ज़्यादा, मतलब एक रूल रहता है कि हैंडीकैप कैंडिडेट्स को हर आर के पीछे 60 मिनट्स के पीछे 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो इस स्टैटिस्टिकल पेपर के लिए जो नॉर्मल कैंडिडेट्स है उनको 2 घंटे और जो हैंडीकैप सेक्शन में से रहेंगे उनको 2 घंटे 40 मिनट। वैसे अकाउंट एंड ऑडिट ऑफिसर के लिए जिन्होंने वो जनरल स्टडीज़ मतलब फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का जो पेपर दिया रहेगा उसमें जो टाइम लिमिट है वो नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए 2 आवर्स है और जो हैंडीकैप सेक्शन के लिए वो 2 आवर्स 40 मिनट्स। तो बाकी जो सारे 32 कैटेगरी है उनको सिर्फ 390 मार्क्स के लिए स्कोर पूछा जाएगा, मतलब जो मेरिट होगी फाइनल वो। और जो ये 2 कैटेगरीज मतलब असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर और ये स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर एंड जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, उनको 390 मार्क्स + 200 मार्क्स, तो उनकी मेरिट जो है वो 590 मार्क्स के हिसाब से हो जाएगी। इसके साथ सभी को कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब ये जो एक स्पीड टेस्ट रहती है कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज है वो पूछा जाता है। 20 मिनट की 15 मिनट की एग्जाम होगी, उसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क रहेंगे, तो टोटल 60 मार्क्स का एक पेपर होगा, लेकिन वो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड का होगा, मतलब उसके मार्क्स मेरिट के लिए नहीं कंसिडर हो जाएंगे।
तो कंप्यूटर अवेयरनेस टेस्ट या कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट उसको बोल सकते हैं आप, उसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर राइट आंसर को 3 मार्क आपको मिलेंगे। तो 60 मार्क्स की एग्जाम होगी और टाइम लिमिट होगा 15 मिनट्स। ये क्वालिफाइंग नेचर की है, इसके मार्क्स मेरिट के लिए नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मेरिट जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो कमीशन सेट कर देता है। तो एडवर्टाइजमेंट पढ़ के आपको पता चलेगा कौन से पोस्ट के लिए हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड होगा और या कौन सी पोस्ट के लिए लोअर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, लेकिन इसके मार्क्स मेरिट में काउंट नहीं होंगे। और एक टेस्ट है कि ये डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, मतलब जिसको आप टाइपिंग कह सकते हैं। तो वो 15 मिनट का एक टाइप राइटिंग पैसेज आपका लिया जाएगा, तो उसमें कुछ 2000 की डिप्रेशन आपके 15 मिनट में, मतलब करीबन आपका स्पीड समझ लीजिए, जो टाइपिंग जिन्होंने किया है तो 30 वर्ड्स पर मिनट का जो नॉर्मल जो स्पीड टेस्ट होती है उस हिसाब से, उससे भी थोड़ा कम। तो 2000 की डिप्रेशन आपको 15 मिनट में करने हैं। तो वो भी क्वालिफाइंग टेस्ट है, उसमें एक क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड सेट करेंगे, उसके मार्क्स किसी मेरिट के लिए काउंट नहीं हो जाएंगे। तो फाइनल स्कोर जो रहेगा वो सारी पोस्ट जो 32 पोस्ट है उसके लिए 390 में से आपके जो मार्क्स आएंगे वो होगा। और जो लोग अकाउंट और ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर या फिर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर या स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए जा रहे हैं तो उनके 200 मार्क्स एक्स्ट्रा, मतलब 390 प्लस 200 तो 590 मार्क्स की उनकी टोटल मेरिट में से जो भी आती है वो लग जाएगी। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन या सीजीएल एग्जामिनेशन में कुल 36 अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट हो जाती है। उसमें से जो 28 पोस्ट है उसके लिए कोई फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट नहीं की जाती है। कुछ 8 पोस्ट है उसके लिए एक स्पेसिफिक फिजिकल स्टैंडर्ड या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट सरकार ने रेकमेंड कर दिया। तो सारे कैंडिडेट्स या जो एप्लीकेंट्स हैं उनको रिक्वेस्ट है कि इस एग्जामिनेशन में प्रेफरेंस देने के पहले, मतलब हो सकता है कि आपको किसी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए जाना है लेकिन आपको पता नहीं उसके लिए फिजिकल टेस्ट है कि नहीं, तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट पढ़ लीजिए और मैं बता रहा हूँ कि कौन से पोस्ट के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कंडक्ट की जाती है। तो अपना वो जो लेवल है वो चेक कर लीजिए, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि आपकी मेरिट रैंकिंग काफ़ी हाई है, आपको वो पोस्ट मिल भी रही है लेकिन फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं होने की वजह से आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाती है। तो आप अपनी पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट चेक कर लीजिए। अभी ये पोस्ट कौन कौन सी है, तो कस्टम प्रिवेंटिव ऑफिसर, कस्टम एग्जामिनर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। तो ये जो 4 पोस्ट है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत आती है, अर्थ मंत्रालय के तहत। तो इस 4 पोस्ट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट उन्होंने रेकमेंड की है। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए, तो बॉयज़ या मेल्स है तो उनके लिए हाइट जो रेकमेंड की है वो मिनिमम 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो कैंडिडेट्स आसाम से है, गढ़वाल से है या गोरखाज है या फिर अनुसूचित जनजाति है, एसटी कम्युनिटी से है, तो उनके लिए जो है वो 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, मतलब उनकी मिनिमम जो हाइट है वो 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। गर्ल्स के लिए या फीमेल्स के लिए जो हाइट रेकमेंड की गई है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन वही अगर कोई लड़की आसामी, गढ़वाल से, गोरखा या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजातियों में से है तो उसको 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया है, मतलब उसकी मिनिमम हाइट 149.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बॉयज़ के लिए जो फुल्ली एक्सपेंडेड चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसमें मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, मतलब सांस लेने के पहले और सांस लेने के बाद जो एक्सपेंशन होता है चेस्ट में वो 5 सेंटीमीटर्स का होना चाहिए। गर्ल्स के लिए वेट की कंडीशन रखी है कि मिनिमम वेट उनका 48 केजी होना चाहिए, लेकिन जो गोरखाज, आसामी, गढ़वाल से या अनुसूचित जनजाति है, एसटी कम्युनिटी से लड़की रहेगी तो उसका मिनिमम वेट जो है वो 46 केजी होना चाहिए। ये हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड। इसके साथ फिजिकल एफिशिएंसी चेक हो जाएगी आपकी। फिजिकल एफिशिएंसी में पहली टेस्ट है वॉकिंग। तो बॉयज़ के लिए जो वॉकिंग स्टैंडर्ड सेट किया गया है वो 1600 मीटर, मतलब 1.6 किलोमीटर इन 15 मिनट्स, और गर्ल्स के लिए जो है वो 1 किलोमीटर या 1000 मीटर इन 20 मिनट्स। साइकिलिंग रेकमेंड की गई है। बॉयज़ के लिए साइकिलिंग टेस्ट है, 8 किलोमीटर उनको साइकिलिंग करनी पड़ेगी 30 मिनट्स के अंदर, और गर्ल्स के लिए जो साइकिलिंग है वो 3 किलोमीटर इन 25 मिनट्स में करनी पड़ेंगी। तो ये जो है वो नॉर्मल स्टैंडर्ड से मेरे ख्याल से सभी लोग ये कर सकते हैं। हैंडीकैप स्टूडेंट्स को ही रहेंगे जो एप्लीकेंट्स हैं जो फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं, जिनका या तो हाथ नहीं है या कोई पैर नहीं है, मतलब वो साइकिल नहीं चला सकते हैं, चल नहीं सकते, तो उनके लिए इसमें से एग्जेम्पशन दिया गया है। फिर सेकंड कैटेगरी है सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। उसके लिए बॉयज़ के लिए जो हाइट रेकमेंड की गई है वो 165 सेंटीमीटर है
और गर्ल्स के लिए जो हाइट रिकमेंड की गई है वो 150 सेंटीमीटर्स है। अगर कोई जो है आसाम, गढ़वाल या फिर गोरखा या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी से है तो उनको 5-5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। मतलब बॉयज़ के लिए उनकी मिनिमम हाइट हो जाएगी 160 सेंटीमीटर और गर्ल्स के लिए हो जाएगी 145 सेंटीमीटर्स। बॉयज़ के लिए फुल्ली एक्सपेंडेड चेस्ट लिमिट जो है वो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुल्ली एक्सपेंडेड जो चेस्ट है वो मिनिमम 76 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। नॉर्मल स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। गर्ल्स के लिए वैसे कोई कंडीशन नहीं है, वेट की भी कंडीशन नहीं है। लेकिन जो सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई उसके लिए विजन की टेस्ट उन्होंने एक रखी है, जो आपके आई साइड है वो कैसी है। तो आई साइड के लिए विथ और विदाउट ग्लासेस, चश्मा पहन के या बिना चश्मा पहने हुए, जो डिस्टेंस विजन है वो एक आंख में 6/6 होना चाहिए और दूसरी आंख में 6/9 तक परमिसिबल है। सेकेंडली जो नियर विजन है, तो नियर विजन एक आंख में 0.6 का होना चाहिए और दूसरी आंख में वो 0.8 तक का परमिसिबल है। फिर एक पोस्ट आती है सब इंस्पेक्टर इन NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो उसके लिए जो मेल है या बॉयज़ है उनके लिए हाइट मिनिमम 170 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। 170 सेंटीमीटर फॉर बॉयज़। गर्ल्स के लिए हाइट 150 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। जो लोग आसामी, गोरखास, गढ़वाल या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजातियों में से रहेंगे, उनके बॉयज़ जो रहेंगे उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। मतलब उनकी मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर और जो गर्ल्स है उनकी 145 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए। उसके साथ जो बॉयज़ है उनको चेस्ट जो है फुल्ली एक्सपेंडेड 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए। गर्ल्स के लिए ना वेट की कंडीशन है ना कुछ और है। तो और उसके साथ लेकिन विजन की कंडीशन उन्होंने रखी है कि जो नियर विजन, जो मतलब जो डिस्टेंस विजन है वो 6/6 एक आंख में, दूसरी आंख में 6/9 और जो नियर विजन है वो एक आंख में 0.6 और दूसरी आंख में 0.8 का होना चाहिए। फिर एक पोस्ट होती है कि सब इंस्पेक्टर या जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये होम मिनिस्ट्री के तहत पोस्ट होती है। तो उसके लिए भी बॉयज़ के लिए जो हाइट रखी है वो 165 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए और गर्ल्स के लिए जो रखी है वो 152 सेंटीमीटर्स मिनिमम होनी चाहिए। जो लोग आसामी, गोरखास, गढ़वाल रीजन से या शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजातियों में से रहेंगे तो उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। मतलब उनकी मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर फॉर बॉयज़ और गर्ल्स के लिए 147 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। उसके साथ वो विजन की कंडीशन भी उनके लिए रखी है कि डिस्टेंस विजन जो है वो एक आंख में 6/6 और दूसरी आंख में 6/9 का होना चाहिए और जो नियर विजन है वो एक आंख में 0.6 और दूसरी आंख में 0.8 का होना चाहिए। तो ये कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स और फिजिकल एफिशिएंसी उन्होंने दी है। मेरे हिसाब से ये काफ़ी नॉर्मल है, कुछ खास नहीं पूछा है। सिर्फ NIA के लिए जो हाइट लिमिट है वो 170 सेंटीमीटर्स। तो एक बार वो हाइट लिमिट चेक कर लीजिए। वैसे सारे पोस्ट के लिए जो 8 पोस्ट है उसका आप एक बार अपना फिजिकल स्टैंडर्ड वो एक बार चेक कर लीजिए। अगर है तो फिर आप इस पोस्ट के लिए प्रेफरेंस दे सकते हैं। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन या CGL एग्जामिनेशन एक अच्छी खासी एग्जामिनेशन है। नॉर्मल ग्रेजुएट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए जो पे पैकेज दिया है, सैलरी पैकेज, वो अप टू 12 लाख रुपीज़ पर एनम, ये शुरुआती सैलरी पैकेज है। कुछ पोस्ट के लिए तो प्रमोशन अप टू कमिश्नर लेवल के लिए भी हो जाते हैं। तो पोजीशन, पावर, प्रेस्टीज, सोशल स्टेटस वगैरह ये सारी चीज़ें आपको इस जॉब के तहत मिल जाती है। प्लस इसमें प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम, मतलब जो करियर है उसके साथ कुछ चैलेंज और करेजिंग जॉब भी इसमें है। तो आप इस एग्ज़ाम के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं और इसकी तैयारी जो है वो आप आपका ग्रेजुएशन पूरा करते करते भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं या एग्जामिनेशन पैटर्न है वो जूनियर KG टू 10th लेवल पे बेस होता है। तो जैसे आपका 10th स्टैंडर्ड हो जाता है और आप 11 to 15 की तैयारी करते हैं आपके ग्रेजुएशन के लिए, तो दिन के 2-3 घंटे निकाल के इस एग्जामिनेशन के बारे में भी आप सोच सकते हैं। ये जब सिलेबस आप पूरा करते तो इसी सिलेबस के ऊपर आप अलग अलग किस्म की 50, मतलब मेरे हिसाब से करीबन 50 डिफरेंट एग्जामिनेशन रहेगी जो इस सिलेबस के ऊपर बेस है। CGL मिल गई तो ठीक है, CGL नहीं मिले तो और बहुत सारी एग्जामिनेशन, सरकारी एग्जामिनेशन है जो इसी सिलेबस के ऊपर बेस करते हैं। तो एक साथ सभी एग्जाम की तैयारी CGL एग्जामिनेशन के बेसिस के ऊपर हो जाती है। अच्छा खासा सैलरी पैकेज है, अच्छा खासा करियर है और इसके लिए कोई खास स्टैंडर्ड भी उन्होंने सेट नहीं कर दिए। एक आम ग्रेजुएट ये एग्ज़ाम दे सकता है। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इसके लिए एलिजिबल है।